नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे हिमालयन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जब भी हम ये सुनते हैं कि वहां पर लैंडस्लाइड की घटना हो रही है, तेज पानी बह रहा है, या फिर ऐसी स्थिति जिसमें तेज बहते पानी ने बसी बसाई पूरी आबादी को बर्बाद कर दिया है, ऐसी घटनाएं जब हम देखते हैं तब ये लगने लगता है कि क्या वाकई में ऐसा पर्यावरण परिवर्तन की वजह से है या कोई और बड़ी घटना इसके लिए जिम्मेदार है। हम हर बार सोचते हैं कि हिमालय को आफ्टर ऑल हुआ क्या है, ऐसी बड़ी भीषण विभीषिकाएं हो कैसे रही हैं। इन भीषण विभीषिकाओं के पीछे जब जब तलाशने निकलते हैं, दिमाग कुछ ना कुछ सोचने के लिए विवश कर देता है। दिमाग दौड़ने लगता है कि हो सकता है पर्यावरण वाकई में बहुत बदल गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी खबर बाहर आती है जिस खबर के बाद फिर से भारत में कई सालों से चली आ रही बहस ने रीसरफेस कर लिया है। खबर क्या है? खबर है कि हिमालय की नंदा देवी चोटी के पास अमेरिकियों का एक न्यूक्लियर डिवाइस गिर गया था। वो न्यूक्लियर डिवाइस इतना भारी था, या फिर कहिए कि इतना घातक था, कि अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट करने में फैटमैन नामक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया गया था, वो उसके समकक्ष न्यूक्लियर डिवाइस है जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के पास गिर गया। यह जानकारी प्रकाशित हुई है हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स नाम के अखबार में, जो कि एक अमेरिकी अखबार है। और उसने नंदा देवी को मार्क करते हुए कहा है कि अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए ने अपना न्यूक्लियर डिवाइस यहीं पर खो दिया था। यह न्यूक्लियर डिवाइस जो खो दिया था, उसके पीछे की पूरी कहानी इसमें लिखी है कि कैसे सीआईए ने अपना न्यूक्लियर डिवाइस, गुप्तचर एजेंसी ने अपना न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय के अंदर खोया। लेकिन आज के सेशन में जिक्र इस न्यूक्लियर डिवाइस से ज्यादा इस बात का है कि अल्टीमेटली अमेरिका यहां न्यूक्लियर डिवाइस रखने पहुंचा कैसे। अगर अमेरिका का भारत के हिमालयाज में न्यूक्लियर डिवाइस खोने तक का काम हुआ है, तो इसके पीछे की कहानी क्या थी? क्या भारत में सीआईए वर्किंग था? क्या सीआईए और भारत मिलकर लंबे समय से काम कर रहे हैं? क्या अमेरिका और भारत के बीच में इतनी प्रगाढ़ता है कि उनकी गुप्तचर एजेंसी हमारे हिमालयाज में घूम रही है और हम किसी को नहीं बता रहे हैं? क्या पाकिस्तान से पहले भारत के साथ अमेरिका करीबी हुआ करता था क्या? कौन सी कहानियां हैं? क्योंकि अल्टीमेटली एक जो सबसे बड़ा डर, जिसे भूत का डर कहा गया है, वो है घोस्ट ऑफ नैना देवी, कि कहीं वो न्यूक्लियर डिवाइस फट तो नहीं गई, कहीं उसके लीकेजेस बढ़ तो नहीं गए, और अगर कहीं वो बिल्कुल वैसे ही ब्लास्ट हो जाए जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो फिर भारत का क्या होगा? हमारे उन हिमालयन स्टेट्स के साथ साथ हमारी गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का क्या होगा? अगर उनमें न्यूक्लियर रेडिएशंस मिल गए तो उससे आजीविका बिता रहे लोगों का क्या होगा? ये तमाम चर्चाएं फिर से रिसरफेस हो गई हैं एक अखबार में छपी खबर के चलते। तो आज के सेशन में हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, जिसमें आपको न्यूक्लियर डिवाइस की कहानी बताएंगे, भारत अमेरिकी संबंध बताएंगे, क्या वाकई में ये जो कहानी इस अखबार ने छापी है ये सच भी है, या फिर केवल एक ऐसी कही सुनी कहानी जिसका जिक्र होना जरूरी है। वो सारी बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अल्टीमेटली भारत और अमेरिका इतने नजदीक कब थे कि एक का न्यूक्लियर डिवाइस हमारे हिमालयात में रखा भी जा रहा था और हम अमेरिका के खिलाफ भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। क्या थी एक बुरी कहानी? आइए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में इस छपी खबर से फिर से देश के अंदर काफी बड़ी हेडलाइंस बन चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके खबरों में बढ़ेंगे, लेकिन यह बात पहले ही जान लीजिए ताकि रहस्य बरकरार लंबे समय तक ना रहे। यह ऐसी कोई न्यूक्लियर डिवाइस थी क्या? आंसर है हाँ थी। क्या यह वाकई में ऐसा प्लान अमेरिका ने हमारे देश के साथ मिलकर किया था? बिल्कुल किया था। यानी कि जो भी बातें हम बताने जा रहे हैं उसमें कोई रहस्य नहीं है। रहस्य नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट क्यों है उसका भी मैं तथ्य पहले दे देता हूं, आगे चल के मैं एविडेंस भी दूंगा कि ये इसलिए क्योंकि देश की संसद में इसके ऊपर डिटेल चर्चा हो चुकी है। तो अब कोई भी ऐसा जानकारी मैं आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं जो मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता है, या न्यूयॉर्क पोस्ट को पता है और किसी को नहीं पता है। सबको सब कुछ पता है, बस एक बार के लिए उसका रिवीजन कर लीजिए कि हुआ क्या था, आपको भी पता रहे कि चलती कैसे है ये स्पाई वर्ड की दुनिया, अल्टीमेटली होता क्या है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर आपको यह तो ज्ञात होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करवाने वाला असल में अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिरा होता तो शायद जापान भारत तक पहुंच गया होता, बड़ी तबाही ये वेस्ट के देशों की कर चुका होता। जापान, जर्मनी जैसे जो देश थे ये बहुत आक्रामक होकर के दुनिया में विस्तृत होते हुए जा रहे थे।
अंत में 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए। एक का नाम लिटिल मैन और एक का नाम फैटमैन, लिटिल बॉय और एक का नाम फैटमैन था। बम गिरे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। परिणाम यह हुआ कि जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका विजयी घोषित हुआ। यह सबने सुना है। अब इसके बाद में दुनिया के अंदर शुरू हो जाती है न्यूक्लियर बॉम्ब की रेस। सबको यह समझ में आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म कराने वाली कोई अगर युक्ति थी तो वह न्यूक्लियर बॉम्ब था। आप ऐसे समझिए कि रशिया यूक्रेन युद्ध लंबे समय से चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन अचानक रूस कोई ऐसा युक्ति या कोई ऐसा युद्ध में यंत्र फेंक दे जिससे कि यूक्रेन खुद से कह दे कि अब हम आपसे नहीं लड़ेंगे, अब हम सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही अमेरिका ने उस समय जापान के साथ किया था। उसके बाद वो युद्ध से पीछे ही हट गया, वो सरेंडर कर दिया कि अब हमारे पास युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, हमारे इतने लोग मर गए, हम एंड्स अब हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है साहब, चलिए। तो अल्टीमेटली दुनिया को यह समझ में आया कि कोई तो ताकत है जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, जिसको अगर आपने अपने कब्जे में ले लिया तो दूसरा सरेंडर हो जाता है। अब जब इतनी बड़ी ताकत है तो उस ताकत को पाने की होड़ मच गई। शुरू हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का दौर। 1945 के बाद यूएसएसआर, जो कि सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, चाइना, यूके, फ्रांस, ये सभी देश अपनी सुरक्षा में न्यूक्लियर बॉम्ब को साझा करने में जुट पड़े। इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की रेस में यूएसएसआर ने कुछ ही सालों के अंदर उसे प्राप्त भी कर लिया। तीसरा देश था चाइना, जो जुटा हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। इसी बीच में फ्रांस, ब्रिटेन ये भी लगे हुए थे कि हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। एक होड़ शुरू हो गई थी। भारत भी चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अब दुनिया का हर देश चाहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, क्योंकि अगर वो होगा तो ही आप सुरक्षित हैं। क्योंकि उस बॉम्ब से सब डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सनक ने किसी देश की जान ले ली। आप समझिए कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया वालों को ट्रंप कुछ भी नहीं बोले पिछले 1 साल से, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रंप का बुखार अगर कोई उतार सकता है तो किम जोंग उन है। इसलिए 1 साल के पूरे समाप्ति पर आप खड़े हैं। समाप्त हो ही चुका है ट्रंप का पूरा काम, 1 साल। इसमें उन्होंने एक बार भी शायद किम जोंग उन को या नॉर्थ कोरिया का कोई जिक्र ही नहीं किया है कि उस पर इतने टैरिफ लगाऊंगा या कुछ करूंगा, नहीं। क्योंकि उन्हें पता है उसकी सरक गई तो यह अमेरिका के लिए चिंता हो सकता है, तो उसे नहीं छेड़ा गया, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं फेंकेंगे किसी के ऊपर बिना किसी के युद्ध में शामिल हुए, तो हमसे सारी बार्गेनिंग चल रही है। फिर मैं आता हूं मुद्दे पर। तो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब कोई और ना बना ले, यह तय किया कि भाई अब हम ये तय करेंगे कि दुनिया का कोई भी देश ये ना हो कि हमारी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर बैठ गया तो फिर हम उसे दबा नहीं पाएंगे। तो यहीं से उसने अपनी गुप्तचर एजेंसीज को मजबूत करना शुरू किया। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी का नाम CIA है। जैसे शुरुआत में भारत के पास गुप्तचर एजेंसी के नाम पे IB हुआ करता था। 1968 में जाकर के RANW भारत के द्वारा बनाया गया, जिससे कि आज भी हम लोग गुप्तचर विभाग का काम कराते हैं, मतलब विदेशों से हमारी गुप्तचर सूचना एकत्रित करते हैं। अब आर्मी इंटेलिजेंस भी काम करती है, NIA भी काम करती है, सब मिलकर के गुप्तचर एजेंसीज में बड़ी सारी टीमें काम करती हैं। फिलहाल के लिए अमेरिका के CIA पर फोकस करते हैं। CIA ने तय किया कि वो किसी को भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देगा, नहीं बनाने देगा। ऐसे में 1964 में चाइना ने भारत के नजदीक उत्तर में, बिल्कुल तिब्बत के किनारे, जिंजियांग प्रोविंस में, जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। भारत और चीन 1962 में युद्ध करके चुके ही थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, साथ साथ चाइना भी, उस समय दोनों ने तय किया कि अब हम हिंदी चीनी भाई भाई रहेंगे। हमारा बड़ा विश्वास था चीनी लोगों पर कि हमारे जैसे ही हैं, हमारी तरह ही आजाद हुए हैं, अंग्रेजों से पीड़ित थे, अब हम सब लोग मिलकर के ग्रो करेंगे। भारत इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। तत्कालीन PM ने बकायदा इसके लिए पंचशील समझौते जैसे किए हुए थे कि नहीं, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीनियों ने हमारे साथ धोखा किया और 1962 का युद्ध, जिसमें भारत ने अपना एक बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवा दिया। भारत उसके बाद में चीन के प्रति एक नेचुरल नफरत डेवलप कर चुका था कि यार तुम तो बड़े धोखेबाज आदमी निकले, दोस्त कहे थे हम, मित्र कहे थे, भाई कहे थे, तुम पीठ में छुरा घोंप दिए। भारत के अंदर जब यह भाव था, उसी समय पर 1964 में चीन जिंजियांग प्रोविंस में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर देता है। अमेरिकी इस बात से बेचैन हो उठते हैं कि भाई इतना तेजी से हमारे पीछे कौन आ रहा है जिसने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर दिया है। अब इसको कैसे रोका जाए और इसके न्यूक्लियर बॉम्ब में कितनी ताकत है, यह कैसे जांचा जाए। तो अब देखो, जो जिंजियांग क्षेत्र है ना, मैं अभी मैप पर आपको दिखाता हूं, वो हमारे हिमालयाज के जस्ट दूसरी तरफ है। यानी हिमालय अगर एक पर्वत के रूप में आप जानते हैं, तो एक तरफ भारत है, तो उसके दूसरी तरफ तिब्बत है, और तिब्बत के ही किनारे जिंजियांग है। मतलब ये ऐसे समझिए कि आप हिमालय की चोटी पर बैठकर भारत को पूरा देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप चाइना को पूरा देख सकते हैं।
तो जिंजियांग प्रोविंस पर नजर रखने के लिए हिमालय एक मचान की भूमिका में हो सकता था कि हमें चाइना वाले क्या कर रहे हैं ये नोटिस करना है। बस इसी क्रोनोलॉजी में शुरू होता है चीन अमेरिकियों का एक जासूसी मिशन, जिसमें उनका उद्देश्य है कि जिंजियांग में अगर ये लोग अपना कोई भी मिसाइल परीक्षण करेंगे तो हम उसे नोटिस कर लेंगे। इसी बीच में आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न तैर रहा होगा, सर ये काम तो सैटेलाइट से भी कर सकते थे, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ते और देख लेते। आज तो सैटेलाइट से ही होता है। हमारा पोखरण के अंदर जब परमाणु परीक्षण हो रहा था तो अमेरिकी बकायदा सैटेलाइट से ही तो हमें चेक कर रहे थे। तो मैं यहां पर आपको इनपुट दे दूं, तब तक अमेरिका सैटेलाइट के सेक्टर में इतना सक्रिय नहीं हुआ था कि वो सैटेलाइट से दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रख ले। दौर 1964 का था। अब तो पूरी दुनिया में वो ऊपर से ही नजर रखता है, सारा कवरेज रखता है, लेकिन उस दौर तक उसे बैठकर कैमरा फिक्स करना था। कैमरा ऐसी जगह पर फिक्स करना था ताकि दूर तक उसे जिंजियांग प्रोविंस दिखता रहे, या फिर ऐसी मशीन लगानी थी जो रेडिएशंस का पता लगा सके कि हां भाई इस लेवल पर रेडिएशन यहां पर निकल रहा है। आपका दिमाग दौड़ेगा, मैप के साथ साथ आपका दिमाग दौड़ने लगेगा कि साहब ये काम तो वो पाकिस्तान के साथ भी कर सकता था, क्योंकि हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी में पाकिस्तान के साथ ही हमेशा अमेरिका रहा। तो क्यों नहीं वो पाकिस्तान के साथ बैठ करके न्यूक्लियर डिवाइस या जो भी निगरानी तंत्र है वो वहां लगा दे, क्योंकि पाकिस्तान तो पीओके लेकर बैठा हुआ था। पाकिस्तान के पास में भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चोटी भी है। तो ऐसे में क्यों ना पाकिस्तान को ही चुना जाए इस सब काम के लिए। तो कहते हैं कि उसे पाकिस्तान से मित्रता भले ही हो, विश्वास नहीं है, क्योंकि भारत तो फिर भी कायदे से और नियमों से चलने वाला देश है। पाकिस्तान का कोई कानून ही नहीं है, कोई उसका रूल रेगुलेशन नहीं है। वो कभी भी किसी के खिलाफ हो सकता है, किसी को भी पलट के काट सकता है। अल्टीमेटली जो उसकी फितरत है वो कर सकता है। भारत लेकिन कस्टम्स से जुड़ा हुआ, भारत विचारों से जुड़ा हुआ, अपनी बातों से टिका हुआ देश है, तो ये कुछ गलत हरकत करेगा नहीं। ऐसे में अमेरिकियों ने इस परीक्षण को ऑब्जर्व करने के लिए हिमालयन रेंज में भारत को चुना कि हम भारत के जो एरिया हैं वहां से पाकिस्तान चाइना के ऊपर निगरानी रखें। अगर आप देखें तो ये हिमालयन क्षेत्र हैं और इन हिमालयन क्षेत्रों के दूसरी तरफ ये चाइना है पूरा। पाकिस्तान से भी निगरानी रखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को चुना कि हम यहां से निगरानी रखेंगे। निगरानी रखने के लिए ज्यादा उचित जगह कौन सी होगी? बोले भारत के अंदर कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटियों में से है, वहां चलते हैं, वहां से निगरानी रखेंगे। लेकिन कंचनजंगा की टॉप पर पहुंचना ना केवल टफ है, भाई आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग तो एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं, तो कंचनजंगा भी चढ़ जाएंगे। नहीं, टफ होने का मतलब है कि एवरेस्ट तक चढ़ पाते हैं लोग, लेकिन कंचनजंगा को फतह करना बहुत मुश्किल है, मतलब रास्ता बहुत टफ है वहां का। ऐसे में कंचनजंगा पहुंचना ही नहीं था, अपितु वहां जाकर एक मशीन भी लगानी थी जो रेडिएशंस को पता लगा सके। अब रेडिएशन पता लगाने की मशीन की बात हुई कि साहब चलो एक मशीन लगाएंगे जो रेडिएशंस को पता लगा करके इंफॉर्मेशन दे देगी कि साहब यहां पर इतनी रेडिएशन निकली है। अब इसमें एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? रेडिएशन वाली जो मशीन है उसको इतने ऊंचे पहाड़ पर लगा दोगे तो चलाने की बैटरी कहां से लाओगे, बिजली कहां से लाओगे? तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर लाइट का खंभा पहुंचा दो, वहां तक बिजली पहुंचती रहेगी। आप ये जो मतलब ये भी जान रहे हैं कि ये एक मजाक ही होगा। इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई, अरे धरती से कम 8 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो ऐसे में अगर समुद्र लेवल से 8 किलोमीटर ऊपर तक आप जा रहे हो तो वहां पर बिजली सप्लाई संभव नहीं है। भूस्खलन है, बर्फ है, कोई जगह पक्की नहीं है, इतनी टफ टेरेन है कि वहां पर यह संसाधन संभव नहीं है। तो ऐसे में डिवाइस तो लगा दें, लेकिन डिवाइस के पास बिजली पहुंचना भी सुनिश्चित करना है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें सर सोलर सेट लगा दो। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि हिमस्खलन है, बर्फ है, ये तमाम चुनौतियां रह सकती हैं, तो वो सोलर सेट पर भी रहेंगी, इसलिए उसका भी सक्सेसफुल होना मुश्किल है। अंत में क्या बचा? सर जनरेटर लगा देते हैं, जनरेटर से उस मशीन को बिजली मिलती रहेगी, लेकिन जनरेटर में फ्यूल डलेगा, फ्यूल की एक लिमिट होगी, एक आदमी को वहीं बैठना पड़ेगा पूरे टाइम, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि असल में निगरानी तो अमेरिका को करनी है, हमें थोड़ी करनी है जो आप बैठ करके मचान लगा के बैठे रहे कि हाँ भाई बताओ कब फोड़ोगे और हम तुम्हें देखेंगे, नहीं। तो एक ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम वहां पर लगाना था जिसे मशीन के रूप में लगा दो और वो वहां से निकलने वाली रेडिएशंस को जांच ले। लेकिन उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर में जो लंबे समय तक जनरेटर चल सकता है, 90 साल तक, वो न्यूक्लियर जनरेटर होते हैं। अर्थात आप जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सुनते आए हैं, जिनके अंदर स्वतः ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती रहती हैं, नाभिकीय विखंडन वाले जो रिएक्टर्स हैं, असल में उनकी ताकत यह है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर
अपने आप खुद की अभिक्रिया से परमाणुओं को फोड़ते फोड़ते ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वो ऊर्जा स्वतः ही एक जनरेटर का काम करती है। तो जो बिजली पैदा करने का जनरेटर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से भी पैदा की जा सकती है। तो अमेरिकियों ने एक विशेष 5 किलो का 50 किलो का जनरेटर तैयार किया जो कि बिजली देगा इस डिवाइस को, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस को पता लगाएगी। है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। फिर से सुनिए क्या कहा। एक डिवाइस लगानी है, वो डिवाइस उस पार कोई व्यक्ति रेडिएशन छोड़ रहा है या नहीं ये जांचेगा, लेकिन इस डिवाइस में ऊर्जा आने के लिए इन्हें एक और जनरेटर की जरूरत है, और जनरेटर ऐसा हो जो कि स्वतः ही लंबे समय तक बिजली पैदा करता रहे, क्योंकि प्लूटोनियम नाम का जो नाभिकीय पदार्थ फिजाइल मटेरियल है उसकी लाइफ 90 साल तक हाफ लाइफ है। तो वो चलता रहेगा और वो अपनी बिजली से रिएक्टर के रूप में काम करता रहेगा, बिजली पैदा करता रहेगा रिएक्टर बन करके। उम्मीद है अब आप इस बात को समझे हो। अब अगर ऐसा होता है तो इनके पास में आइडिया था कि चलो रिएक्टर स्थापित करते हैं, मशीन स्थापित करते हैं, लेकिन देश तो भारत है। भारत को पता है कि अमेरिकियों तुम तो पाकिस्तान प्रेमी हो, तो भारत के साथ मान मनोबल का दौर शुरू होता है। भारत को भड़काया जाता है 1964 में। क्यों? क्योंकि 1964 में चाइना वाले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। यह परमाणु परीक्षण है अक्टूबर 1964 में जिंजियांग प्रोविंस के अंदर। इससे अमेरिकी लोग खफा हो गए थे कि भाई साहब इनने तो परमाणु बम फोड़ दिया। अमेरिकियों को टेंशन ही है कि किसी के पास बम नहीं होना चाहिए तभी सिक्का चलेगा हमारा। इनने बम फोड़ दिया तो इससे अब इनकी चिंता बढ़ने लगी। ऐसे में एक व्यक्ति जिसका अमेरिका में बड़ा नाम चलता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेनाओं का सेना अध्यक्ष था, जिसका नाम कर्टिस लीमे था, जो एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ था, इसने आइडिया दिया कि हमें भारत के पहाड़ों में चल करके ये डिवाइस रखनी चाहिए ताकि हम निगरानी कर सकें। समझिए कि एक कैमरी जैसी डिवाइस है जिसको रखना चाहिए। कार्टिस लीमे की कही हुई बात को अमेरिकी सरकार ने माना और भारत को मनाना शुरू किया। भारत को मनाया गया कि साहब आप अपने पहाड़ों में हमें ये डिवाइस रखने दो। भारत तैयार नहीं हुआ। शुरुआती दौर में उसे बहुत मनाया गया। भारत फिर फाइनली मानने के पीछे कारण खोज लिया, और वो ये कि अगर इनने परमाणु बम बना लिया तो भारत के लिए तो और संकट बढ़ गया। पड़ोसी के पास परमाणु बम है तो वही कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो ऐसे में भारत से अमेरिका की दोस्ती हो जाती है कि चलो चीन की निगरानी कर लेंगे, इस बहाने हम एक हो जाते हैं। हो गया साहब। तय हुआ कि चलो साहब ऊपर चलेंगे कंचनजंगा। बोले साहब कंचनजंगा के लिए किसी आदमी को पूछते हैं। तो भारत के अंदर से उन सैनिकों को तलाशा गया जिन्होंने पर्वतारोहण किया हो। अब आप पूछेंगे सैनिकों को ही क्यों तलाशा गया? सैनिक देश के लिए वफादार होते हैं, देश के ऐसे ही मिशन को अंजाम देते हैं जो दूसरे देश के खिलाफ हमको करने हो। ऐसे में सैनिकों को तलाशा गया, बड़े बड़े उन पर्वतारोहियों को ढूंढा गया जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें बुला करके कहा गया कि अब आपको टॉप से चलना है ऊपर की तरफ, और अमेरिका के साथ एक गुप्त मिशन है। और सैनिक सेना को इस बात का पूरा भान होता है कि सिक्रेसी होती क्या है। तय किया जाता है भारत और अमेरिका की टीम को। लेकिन मुसीबत यहां बहुत बड़ी ये थी कि पर्वत पर 50 किलो का जनरेटर लेकर चढ़ेगा कौन? अब आप में से कुछ लोग फिर ये कह सकते हैं सर हेलीकॉप्टर से ले जाते ऊपर से नीचे डिप कर देते। डर इस बात का कि ये फट जाएगा, कौन पकड़ेगा इसकी बड़ी चिंता। उस मशीन को पैदल लेकर चढ़ना था। नंदा देवी पर्वत तय हुआ, कंचनजंगा के पीछे हाथ खड़े कर दिए गए कि साहब ये नहीं हो पाएगा, इतनी ऊंचाई पर लेकर नहीं चलेंगे। तो बोले चलो फिर तीसरी चोटी पर चलते हैं, नंदा देवी पर चलते हैं, लगभग 7.5 किलोमीटर ऊंची है, वहां जाकर के न्यूक्लियर डिवाइस लगाएंगे। बोले ठीक है वहां चलेंगे। तो सीआईए के लोग, भारतीय सेना के लोग और साथ में कुछ शेरपा और वो पर्वतारोही जो एवरेस्ट फतेह कर चुके थे, उन्हें तय किया गया कि 50 किलो, देखिए जब आप चल रहे हो तो चलने में एक बैग का वजन भी बहुत होता है, लेकिन 50 किलो का जनरेटर कंधे पर ढोकर चलना है ऐसी हाइट पर जो बहुत तंग है, तो वो अपने आप में बहुत टफ जॉब माना जाता है। सितंबर 1964 आ गया कि भाई अब हमें ये चल करके करना है, और ये तय किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका हमें पूरी मदद करेगा। आप समझकर चलिए कि चाइना वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की तलाश, मतलब चाइना वाले न्यूक्लियर बॉम्ब के उसके अंदर लगे हुए हैं, और अमेरिका और भारत मिलकर के अपने एक मिशन की तैयारी में लगे हुए हैं कि हमें अपनी एक मशीन वहां लगानी है ताकि हम वहां से चीजों को नोटिस कर सकें।
तय हुआ नंदा देवी पर्वत, और नंदा देवी के लिए तय हुआ एक रूट। 4 बेस कैंप बनाए गए नंदा देवी तक पहुंचने के लिए। लता खरकर ये तमाम वो जगह हैं जिनसे होते हुए नंदा देवी पहुंचना था, कि वहां पहुंच करके हम अपने डिवाइस रखेंगे। कुछ इस तरह से नंदा देवी ईस्ट और नंदा देवी मेन, इन डिवाइसेस में नंदा देवी ईस्ट को टारगेट किया गया कि हम चढ़ते हुए वहां तक जाएंगे, 7 स्टेप में पहुंचेंगे। 2 लोग पहले लेकर जाएंगे, फिर अगले 2 लोग उसे और ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप चीजें होंगी, और उस डिवाइस को फाइनली वैज्ञानिक ले जाकर के कसकर चले आएंगे। ये तय होता है, ठीक है साहब। ये तय होता है कि यहां पर पहुंच करके हम जिंजियांग प्रोविंस पर कंप्लीट नजर रख पाएंगे। इस पूरे काम को काम की देखभाल कर रहे थे उस समय भारत की आईबी के रिसर्च सेंटर एआरसी के हेड थे आरएन काओ, जो बाद में चल करके रॉ चीफ बने, और दूसरे भारतीय नौसेना के एक कैप्टन जिनका नाम मोहन सिंह कोहली था। मोहन सिंह कोहली, जिन्हें पर्वतारोहण का काफी अच्छा अनुभव था, उन्हें इस पूरे कार्यक्रम की लीड दी गई, अगुवाई दी गई। वो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे, इस पूरे इवेंट को अंजाम दे रहे थे मोहन सिंह कोहली। इनकी टीम निकलती है अपने साथ में कुछ और पर्वतारोहियों को लेकर के, और उन पर्वतारोहियों में वो लोग शामिल किए गए जिन्होंने कभी अर्जुन पुरस्कार जीता था, जो कभी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके थे, जिनमें सोनम ग्यात्से, हरीश रावत और सोनम वांग्याल का नाम भी शामिल है। ऐसे ही अमेरिकी टीम थी, उसके अंदर बैरी बिशप के द्वारा अपनी टीम बनाई गई थी, जो पहले भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी। इस तरह से ये टीम बनती है, और तय किया जाता है कि हम 125 किलोमीटर की दूरी को 7 चरणों में पूरा करेंगे। वहां पर आईबी और सीआईए के टॉप ऑफिशियल साथ में रहेंगे। जब उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, तब उसे पैदल चलते हुए वहां जाना है, फिर उसे वहां पर कस के चले आएंगे और लौट आएंगे। काम सितंबर के मध्य में शुरू होता है। शुरू होता है तो आपको जैसा मालूम है कि सर्दियां जैसे जैसे आने लगती हैं तो स्नोफॉल होने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, स्नो विंड्स चलने लगती हैं। तो तय हुआ कि सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच में हम वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर बकायदा बेस कैंप बनाएंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो उस समय पर बने हुए बेस कैंप की हैं। सब कुछ अपने साथ ढोकर ले जाना है, इतनी बड़ी टीम है तो उसके लिए खाने का सामान भी है, रेस्क्यू के उपकरण भी हैं, और सबसे बड़ी बात वो जनरेटर और वो मशीन है जिसे इतने भीषण पहाड़ों में से होकर के लेकर जाना है। ये सब लोग चलना शुरू होते हैं। इस बीच में सारी सूचनाएं जो उस समय के आईबी चीफ थे भोलेनाथ जी मलिक, उन तक भी पहुंचाई जाती रही कि सर ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं, अभी अभियान चल रहा है। अमेरिकी भी पूरी तरह से अपडेट रहते हैं। आप यहां पर तस्वीरों से इस पथ को समझ सकते हैं कि कितना टफ पाथ रहा होगा। होने के लिए आपके दिमाग में एक 50 किलो की मशीन होगी, लेकिन वो जनरेटर था जिसमें इतना भीषण न्यूक्लियर मटेरियल था कि अगर वो फटे तो वो भारत के अंदर जापान जैसा परमाणु हादसा उत्पन्न कर सकता था। उसे बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ लेकर चलना था, लेकिन इतनी सीक्रेसी के साथ कि उसे किसी को उसकी भनक तक ना लगे। इसलिए पर्वतारोहियों को भी सिक्किम से बुलाया गया था उत्तराखंड के अंदर कि आप यहां आइए और यहां से ऊपर चलते हैं। साहब ये लोग चलते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। नंदा देवी बेस कैंप से कोहली लगातार काओ के और मलिक के संपर्क में बने हुए थे। टीम चलती हुई जा रही है। कुछ समय बाद 24 सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक ये सारी चढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि साहब हम टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे, टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये जानकारी कोहली ने अपनी किताब में, जिसमें स्पाइस इन द हिमालयन नाम से जो किताब है, इसमें उन्होंने लिखा कि जब मध्य में हमें ये रियलाइज होता है कि तेज मतलब बर्फ के तूफान आने शुरू हो चुके हैं, स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है, बोल साहब हम इतने ऊपर तक इसको नहीं ले जा पाएंगे, आदेश क्या है ये बताइए। तो तय होता है कि आप इस मशीन को बीच में ही छोड़ दीजिए और किसी बड़े पत्थर से इसे बांध दीजिए। देखिए पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ है वहां पत्थर नहीं मिलेगा, पत्थर भी बर्फ से ढका हुआ होगा। तो ऐसे में बर्फ को ही, स्नो को ही पर्वत का रूप माना गया और उसके साथ में उस डिवाइस को बांध दिया गया, और बांध करके वहां से नीचे चले आए कि जब ये बर्फ रुक जाएगी, स्नोफॉल रुक जाएगा, 2-3 महीने बाद जब ये माहौल ठंडा मतलब ठंडे से गर्म की तरफ चलेगा, हम वापस चल के इसको सेट करने चले जाएंगे। सबकी तय और सलाह मशवरे के साथ में नंदा देवी के बीच रास्ते में उस प्लूटोनियम मशीन को छोड़ दिया गया। यहां पर एक बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि ये जो 17 किलोग्राम का परमाणु सामग्री लेकर ये लोग गए थे, जिसमें परमाणु के अंदर प्लूटोनियम 238 और 239 था, ये सामान ये लोग लेकर गए थे, लेकिन इस सामान को रास्ते में ही जिस पत्थर से चिपका कर चले आए, वो पत्थर ही पिघल गया। पिघल कैसे गया? क्योंकि इस रिएक्टर से उस समय पर भी हीट निकल रही थी। ये बात इन्होंने उस किताब में बताई कि जो हमारे साथ में लोग पर्वतारोही जा रहे थे, उन्हें जब ठंड लगती थी
तो उस रिएक्टर के वो लोग चिपक जाते थे और उससे गर्मी जो मिलती थी उससे उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। विचारणीय बात है कि आपने एक मशीन में जो रिएक्टर है उसे एक पत्थर से बांधा जो कि बर्फ है, और आप बांधकर चले आए कि बाद में वापस आकर संभालेंगे। ये पत्थर इसे रोक लेगा, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर की गर्मी से पिघल लिया होगा और वो पानी के साथ साथ बहकर कहीं गिर गया होगा। ये जो बात है कि पानी के साथ बहकर कहीं गिर गया होगा, इसी के चलते बहुत बार जब इस तरह की बाढ़ आती है तो ये कई बार कयास लगाया जाता है कि वो पानी के साथ गिरा हुआ जो रिएक्टर है कहीं वो ब्लास्ट तो नहीं हो गया। जो आप हिमालय में इतनी बार हिमस्खलन की बात सुनते हैं, 2021 में जो नंदा देवी के आसपास की घटनाएं सुनते हैं, उसमें बहुत बड़ा डर यह रहता है कहीं वो किसी खाई में गिर गया हो और वहां फट गया हो, फटने से इस तरह से स्थिति बन गई हो। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी बात आपको पता है, हमारे देश को कब पता चली ये सारी बातें? तो देखो इसके पीछे की भी कहानी है, और कहानी क्या है? 1977 में जाकर, अच्छा इससे पहले अमेरिकियों ने इस बात को कभी सामने नहीं रखा कि क्या हुआ कैसे हुआ। अमेरिका की एक मैगजीन है जिसका नाम है इनसाइडर, आउटसाइडर। आउटसाइड ने अपनी मैगजीन में इस मिशन का खुलासा किया कि कैसे अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के, मोरारजी देसाई जब उस समय देश के अंदर हुआ करते थे पीएम, बोले उस समय पर 1977 का समय था, तो अमेरिकियों ने यह खुलासा किया मैगजीन में कि सीआईए ने भारत के साथ मिलकर के चीन के ऊपर निगरानी करने का काम किया था, और उन्होंने पूरी जानकारी लीक करी कि ऐसे ऐसे 1964 में हुआ था और ये लोग उसे रख नहीं पाए थे, बीच में ही छोड़कर चले आए, और जब अगली साल ढूंढने गए तो वो डिवाइस नहीं मिली। ये बात 1977 में जब बाहर आई तो हमारी संसद में हंगामा हो गया। हमारी संसद में हंगामा हुआ, और हमारे इस मचे हुए संसद में हंगामे को 1 घंटे की बहस का समय मिला 17 अप्रैल 1978 को, जब देश के पीएम मोरारजी देसाई के द्वारा संसद को संबोधित किया गया कि हमने इसके लिए बकायदा जांच बिठाई है, हमने अपनी तरफ से वैज्ञानिकों की टीम भेजी है, हमने इसे कई बार ढूंढवा भी दिया, और बकायदा फिर एक कमेटी भी गठित की गई आत्माराम कमेटी के नाम से, जो इस पूरी चीज का अध्ययन करके देश को बताने के लिए तैयार की गई। ये वो आउटसाइडर नाम की मैगजीन है जिसमें ये द नंदा देवी कैपर नाम से खबर छपी थी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे अमेरिका ने एक गुप्त मिशन भारत के साथ मिलकर चलाया था। 1978 में वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस खबर को छापा, जिसके चलते भारत की संसद में मोरारजी देसाई ने 17 अप्रैल को अपना बयान दिया। वो बयान आप जाकर के लोकसभा की वेबसाइट पर डिजिटल लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं। हमने वो बयान पूरा पूरा निकाल कर पढ़ा और समझा। उसमें केवल इतना ही तर्क निकल कर आया कि सरकार ने जनता को आश्वस्त किया कि हमने अपने स्तर पर इसकी जांच की है, हमने ये पहचाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक इस पर कोई भी लीकेज की खबर निकल कर नहीं आई है, पर्यावरण के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों का फैलना या फिर उनका लीक होना रिपोर्ट नहीं किया गया। ये तमाम बातें वहां पर हमारी संसद को बताई गई। जब ये संसद को बताई गई, उधर की तरफ अमेरिका में भी ये बात बहुत ज्यादा उठी। अमेरिका में भी ये बात उठ रही थी वाशिंगटन पोस्ट की खबर के टाइम पर कि आप लोगों ने ऐसा गुप्त मिशन चलाया, किसी को बताया क्यों नहीं, ये सब हो क्या रहा था। खैर, अमेरिका ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, गुप्तचर विभाग है, इसका काम यही करना है। लेकिन वो भारत को अपने विरोधी होते हुए भी इतना दबा दिया कि 1964 में जिस डिवाइस को खोया, 1977 में अगर वो मैगजीन इस जानकारी को ना देती तो शायद भारत को यह जानकारी ही ना होती कि अमेरिका ने अपने विरोधी को भी इतना दबा के रखा कि वो ये बात नहीं बता पाया कि हमने अपने देश में एक न्यूक्लियर बॉम्ब खो दिया है। बकायदा देश के अंदर एक आत्माराम कमेटी बैठती है जिसमें वैज्ञानिकों को बिठाया जाता है जो बार्क से होते हैं। वो जाकर के इस पूरे मामले की जांच करते हैं कि कहीं अभी तक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहे हैं या नहीं। उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती। 1965 के इस पूरे सीक्रेट मिशन पर कैप्टन एमएस कोहली की इंटरव्यू भी छपी 3 वर्ष पहले। जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने पूछा गया कि साहब जब वहां गए थे तो क्या हुआ, क्या ये डिवाइस फिर से स्टैब्लिश हुई, तो एक जानकारी निकल कर आती है कि 1966 में अमेरिकियों ने फाइनली वहां पर एक दूसरी डिवाइस फिट करी और उस दूसरे डिवाइस से उन्होंने चीनियों पर निगरानी रखना शुरू किया। बाद में जब ये लोग सैटेलाइट बना लिए तब वो डिवाइसेस यूजलेस हो गई, लेकिन जो डिवाइस खोई उसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये है कि साहब ये सीआईए की खबर आज फिर से क्यों आ गई है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स इस खबर को क्यों लिख रहा है। देखिए, जब जब समय बदलेगा, जब जब आपको यह लगने लगेगा कि अमेरिका का भारत पर कितना दबाव है या फिर भारत अमेरिका को कितना मानता है, या दुनिया को यह बताने के लिए कि अमेरिका कितना पावरफुल है, ऐसी खबरें बहुत महत्व रखती हैं। क्योंकि अमेरिका का ताकत आपको आज भी ये रियलाइज हो रहा है कि उस समय
जब भारत अमेरिका का खिलाफ था, क्योंककि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एनी टाइम बैठता था। ये वो दौर था, इंटरेस्टिंग है ये जानना, जिस समय भारत के अंदर अनाज का संकट था, भुखमरी थी। 1965 के युद्ध के बाद तो जब हमने अमेरिकियों से अनाज की मांग की थी तो PL 480 पकड़ा दिया गया था हमें कि ये सुअरों को खिलाते हैं, आप अपनी जनता को खिला दीजिएगा। मतलब हमारे साथ अमेरिकियों का इतना बड़ा दुर्व्यवहार, और उसके बावजूद भी हम पर इतना प्रेशर कि हम CIA के साथ मिलकर हमारे टॉप गुप्तचर एजेंसी के अधिकारियों से इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन देश को नहीं बताते, ये कारण से कि कल को अगर ये जानकारी पता चल गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गंगा में अगर पूरा रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये डिवाइस आज भी कहीं गुप्त है, कहीं पड़ी है, किसी को नहीं पता है। डर इस बात का जरूर है कि अगर ये फटती है तो तबाही मच जाएगी। तबाही इस बात की कि न्यूक्लियर डिवाइस का फटना हिमालय को ब्रेक करेगा, भयंकर आपदा आएगी। हो सकता है कई राज्य जमींदोज हो जाएं, बहुत से लोगों की जान चली जाए। पर फिलहाल के लिए ये खबर अपने आप में लोगों के बीच फिर से चर्चा लेकर चली आती है। उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी, इसका इतिहास पता चला हो। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में वर्तमान सरकार उस समय की कांग्रेस सरकार के साथ सवाल कर रही है कि आप लोग तो इतने दब गए थे अमेरिकियों के साथ में कि आपने अमेरिका को दबाव में अपना देश का इतना कीमती स्थान दे दिया और जनता को बताया तक नहीं, क्योंकि वो पूरा दौर कांग्रेस का था। तो ऐसे में जब भारत के अंदर एक मिशन चलाया जाता हो अपोजिशन के द्वारा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, तो ऐसे में सत्ता पक्ष इस बात पर हावी हो जाता है कि सुनिए, हमने सरेंडर नहीं, आप तो पूरा पूरा देश ही बेच दिए थे, क्योंकि आप तो मरने के लिए छोड़ दिए और किसी को बताए नहीं। ये तो एक अमेरिकी अखबार था जो बता दिया, अदरवाइज आप ना बताते आज भी। खैर, फिलहाल के लिए आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, आपको पूरी घटना पता चली। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं कि ये डिवाइस है कहां, इसका पर्यावरण पर क्या नुकसान होगा, और क्या कितने साल मतलब ये और डर रहने वाला है। जब तक 90 साल ना हो जाएं इस घटना को 64 से लेकर के, तब तक लोग इसे देखते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ आई हो, तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे गुजारिश रहेगी। आप में से बहुत सारे साथी हमारी खबरें सुनते जरूर हैं, सब्सक्राइब करने से आजकल कतराते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। आपको केवल एक बटन दबाना है जिसका कोई चार्ज नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की, आप जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बढ़िया से हमारा जो कंटेंट है उसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।